तो आज हम इंग्लिश में पीकेट एमडीकेट के लेक्चर्स के अंदर सेंटेंस कंप्लीशन जो है वो डिस्कस करेंगे। और सेंटेंस कंप्लीशन किसे कहा जाता है कि एक सेंटेंस आपके पास मौजूद होता है, एक सेंटेंस आपके पास गिवन होता है और उसमें देयर इज़ अ ब्लैंक्स, कोई ब्लैंक्स उसके अंदर मौजूद होती है और उस ब्लैंक्स को आपको फिलअप करना पड़ता है बाय यूजिंग अ वर्ड, जो वर्ड आपके पास मौजूद है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन हमारे पास कहलाते हैं। और ये जो सेंटेंस कंप्लीशन है इसमें जो क्वेश्चंस हम यहाँ ले रहे हैं ये एनईटी पास्ट पेपर्स के हैं 2023 में जो हुए थे 2023 में, चूँकि आप जाहिर सी बात है 4 मई जो है वो डेट है स्टार्टिंग एनईटी की टेस्ट की, जो काफ़ी नियर है। इस लिहाज से मैं अब इसके पास्ट पेपर्स के लिहाज से बात कर रहा हूँ, ताकि चूँकि अभी इस वक्त इन मिनिमम टाइम जिसमें सेकेंड ईयर से पहले एनईटी का टेस्ट हो रहा है, जिसमें आपको जाहिर सी बात है कि आपको एक शॉर्टकट चाहिए उसके अंदर यकीनन कोई ना कोई, और शॉर्टकट तो ये है कि आप जो है वो पास पेपर पे फोकस रहें, ना कि अब आप पूरी तैयारी करना आप कर सकेंगे, ना टाइम इसके लिए। एनईटी की बात कर रहा हूँ तो अब सिर्फ पास पेपर करेंगे, राउंड 2 में आप कर सकते हो, राउंड 1 में तो आप नहीं कर सकते। राउंड 2 नेक्स्ट मंथ जून में होगा, ठीक है। तो राउंड 1 में आप जस्ट पास पेपर करके जाएंगे तो आप 80+ मार्क्स गेट कर सकते हैं उससे आराम से, ठीक है। 90+ करने के लिए फिर जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट वगैरह पूरे पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी पास होना तो आसान होता है, एनईटी में 50-60 लाना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि ये तरीका यही है, स्ट्रैटेजी फ़िलहाल ऑल ओवर कराची इसी स्ट्रैटेजी पर जो है वो चल रहे हैं। सेकेंड ईयर चूँकि सेकेंड ईयर भी साथ साथ चल रहा है, फिर टेस्ट भी आ गया। अब वो दोनों चीज़ें पहली बार हुआ है कराची की स्ट्रीम ऐसा कि तो स्टूडेंट्स परेशान हैं। लेकिन वही है कि सेकंड इंजीनियरिंग वालों के लिए एनईटी का टेस्ट ज़्यादा मैटर करता है बनिस्बत सेकंड ईयर के, चूँकि एनईटी जो है वो आपको पता है कि सेकंड ईयर के जो है वो मार्क्स नहीं लेती, तो बेहतर ये होता है कि आप टेस्ट पर फोकस रहें बजाय सेकंड ईयर के, ठीक है। तो इसमें एनईटी में मैंने बताया था 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं असल में। इसमें आपका जो है वो सिनोनियम वाला क्वेश्चन आता है, एक ये सेंटेंस कंप्लीशन आता है, एक आता है स्पॉटिंग एरर, और फोर्थ हमारे पास आता है पैसेज या कॉम्प्रीहेंशन। तो यही इसी के 25 सवाल 25 क्वेश्चन बन के आते हैं इन्हीं 4 टॉपिक से, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनियम, स्पॉटिंग एरर और पैसेज, ठीक है। तो मैंने अपनी जो है यूट्यूब पर जो है वो एनईटी की पास पेपर की प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है, एनईटी पास पेपर्स के नाम से। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है जो एनईटी में है, जो एनईटी का टेस्ट देने चाह रहे हैं ना, तो 75% आबादी जो है वो लेक्चर देख रही है बैठ के। भले वो अगर 4000 बच्चे हैं ना, तो 3000 तो मेरे लेक्चर से तैयारी कर रहे हैं, ख़ासतौर पर इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद है कि वो सबसे ज़रूरी है एनईटी पास पेपर्स की प्लेलिस्ट। मैंने तो बहुत सारी प्लेलिस्ट डाली हुई है, बच्चे परेशान हो जाते हैं सर किसको करें, जो हज़ारों लेक्चर है। तो आप सिर्फ पास पेपर की प्लेलिस्ट करेंगे जो एनईटी वाले हैं। बाकी लेक्चर तो बहुत है, नॉलेज लेकिन हासिल करना भी ज़रूरी नहीं है, अभी एडमिशन हासिल करना ज़रूरी है। कभी ज़िंदगी में तो मौका मिला तो नॉलेज के लिए बाकी लेक्चर भी आप देख लेना, लेकिन अभी सिर्फ एनईटी पास पेपर आप देखेंगे, ठीक है। तो आसान सी बात है। तो आज हम सेंटेंस कंप्लीशन को डिस्कस करेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन में आई थिंक 60-70 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे, वो हम सॉल्व करेंगे। आसान होते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट पर डील करते, ग्रामर से नहीं होते हैं, वो कैब से होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ आपके सामने है, द गवर्नमेंट वॉज डैश ऑफ इनकम्पिटेंस। तो 2 ही ऑप्शन है, यस, एक्यूज्ड ऑफ इनकम्पिटेंस। एक्यूज मतलब इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम देना। तो गवर्नमेंट को उसकी इनकम्पिटेंस पर इल्ज़ाम दिया गया, एक्यूज़ किया गया, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस बना हुआ है। अगर ये एक्यूजिंग आता तो ये एक्टिव वॉइस हो जाता पास्ट कंटिन्यूअस का, तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। उसको इल्ज़ाम दिया गया, डूअर ऑफ एक्शन कौन है नहीं पता, रिसीवर ऑफ एक्शन मौजूद है। बात समझ आ रही है। सेकंड है, द नेबर्स चिल्ड्रन आर द डैश ऑफ माई लाइफ। अभी ए और बी ऑप्शन में है, BANE, BANNE। अब देखो इस ये जो बेन है ना, जैसे बेन का वर्ड उर्दू में भी आता है, बेन करना मतलब रोना पीटना, तो जिसको बेन करना बोलते हैं ना, जब किसी की मौत पर बेन करना। तो बेन का मतलब होता है ना कि आजिज़ आ जाना, तंग आ जाना, ठीक है, किसी चीज़ से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। तो नेबर्स चिल्ड्रन आर द बेन ऑफ माई लाइफ।
मतलब जो पड़ोसियों के बच्चे हैं वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने दोभर की हुई है, कठिन बनाई हुई है। तो BANN बेन तो नहीं पता मुझे क्या होता है, बट ये जो बेन है उसका मतलब होता है ज़िंदगी मुश्किल में डाल देना। थर्ड है उसके बाद द पाइप्स आर डैश अप। अब बी होगा क्लॉगिंग, बिल्कुल क्लॉगिंग अप में डबल G आएगा। क्लॉगिंग अप का मतलब होता है कि ब्लॉक हो जाना, रुक जाना। तो पाइप्स जो है वो क्लॉगिंग अप मतलब कि वो ब्लॉक हो गई हैं। फोर्थ है शी इज़ ऑलवेज बीन अ बिट डैश देयर रिलेशनशिप, यस क्लोज, शी इज़ ऑलवेज बीन अ बिट क्लोज देयर रिलेशनशिप। फिफ्थ है शी स्टेट्स हर व्यू इज़ वेरी डैश, डेफिनेट। डेफिनेट होगा, डेफिनेटली नहीं, चूँकि वेरी आ गया है कि हमारे पास एडवर्ब, उसके फ़ौरन बाद एडजेक्टिव आएगा, तो डेफिनेट। तो वो बताती है कि उसके जो नज़रियात हैं वो बहुत ज़्यादा मखसूस है, डेफिनेट है। डेफिनेटली जो है ना वो असल में डेफिनेट हमारे पास एक एडजेक्टिव है, और डेफिनेटली जो हमारे पास होता है दिस इज़ एक्चुअली एन एडवर्ब, चूँकि LY आ रहा है उसके एंड में। तो यहाँ पर एडजेक्टिव आना चाहिए ताकि उसके नज़रियात कैसे हैं। तो क्वालिटी बताने नज़रियात की, तो क्वालिटी शोइंग वर्ड तो हमारे पास एडजेक्टिव होता है, दैट्स डेफिनेट। डेफिनेटली तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता, हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, सो दिस इज शोन बाय एडवर्ब ऑफ मैनर, सो देयर इज नो यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो मैं आगे पाँचों सवाल। तो NED के थोड़े से टफ होते हैं मतलब, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज रखते हैं सो दे आर नॉट वेरी मच टफ फॉर यू, यू कैन सॉल्व इट ईजिली। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको घर से पढ़ के जाना पड़े, ये जस्ट प्रैक्टिस करनी होती है इसको। नेक्स्ट करते हैं, छठा है medieval kingdoms did not become constitutional republic overnight on the country, the change was dash। medieval kingdoms मतलब मिडिल एज के दरमियाने दौर के जो रियासतें थीं, मिडिल एजेस के दौर में यूरोप में जो रियासतें थी उसको मिडीवियल किंगडम कहा जाता था, मीन्स डार्क एजेस के दौर में यूरोप के, आज से तकरीबन 1000 साल पहले। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक मतलब वो एक जमहूरिया रातों रात नहीं बन गई, एक एक करके तमाम जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक तो बनी, मतलब किसी ने पहले किसी ने बाद में बादशाहों से आज़ादी हासिल करके ख़ुद को एक रिपब्लिक और एक जमहूरियत बनाई। यूरोप में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो ऐसा हुआ, लेकिन वो रातों रात नहीं बन गई किसी मुल्क में। द चेंज वॉज डैश, जो तब्दीली थी वो डैश थी, मतलब बहुत स्लो थी, यस ग्रेजुअल थी। ग्रेजुअल मतलब एक धीमे या आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली जो है ना जो है वो फाइनली क्या हुआ कि वो कन्वर्ट हुई कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ग्रेजुअल आएगा। समझ आगे, जैसे आपको यही चूज़ करना है कि बेस्ट आंसर क्या आ रहा है, अनपॉपुलर, एडवांटेजेस, सफिशिएंट, इस सेंस के अंदर सही नहीं बनेगा। मैं क्या करके सब आंसर नहीं बता रहा, टाइम बहुत लग जाता है इसमें, मैं करेक्ट आंसर पे ही डील कर रहा हूँ जिसके ये क्यों करेक्ट है। सेवंथ है अ जजमेंट मेड बिफोर ऑल द फैक्ट्स आर नोन मस्ट बी कॉल्ड डैश। पहले इसको समझ लें, एक फ़ैसला जो आपने किया हो बिना तमाम हक़ाइक़ को जाने, वो फ़ैसला क्या कहलाता है। मीन्स अगर कोई जज एक ऐसा फ़ैसला दे दे जिसमें उसने सारे फैक्ट्स को सही तरह से जांचा ना हो, तो वो जजमेंट क्या कहलाएगा। यस, दिस इज़ कॉल्ड प्री मैच्योर जजमेंट। प्री मैच्योर जजमेंट हम उस जजमेंट को कहते हैं जिसमें क्या होता है हमारे पास कि जज ने या किसी मैजिस्ट्रेट ने सही तरह से तमाम फैक्ट्स को नहीं से जाना हो, तो ऐसा जजमेंट प्री मैच्योर होता है, मतलब जो मैच्योर नहीं हो सके, मतलब जो उसको एविडेंस मिल ही नहीं सके, जिसके पास फैक्ट्स है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात। 8 है द रिसर्च इज सो डैश दैट इट लीव्स नो पार्ट ऑफ द इशू अनएग्जामिन्ड। तो रिसर्च थी वो इतनी डैश थी कि इसने इस इशू का कोई भी हिस्सा अनएग्जामिन्ड नहीं छोड़ा, मतलब इतना ज़्यादा डैश मतलब इतना ज़्यादा गहराई में रिसर्च किया गया कि इससे कोई भी पार्ट इशू का ऐसा नहीं था जिसको छोड़ दिया गया हो, मुआयना करने से जो रह गया हो। तो कैसे किया गया था रिसर्च, रिसर्च क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव, रिवॉर्डिंग, स्पोर्टिक, इकोनॉमिकल। यस, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव, बिल्कुल सही, कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें एक एक चीज़ जो है ना वो उसको सही तरह से देखा जाए, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। अगर जैसे कुरान पाक इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक, बिकॉज उसमें जामे किताब, जामे कहता है ना उर्दू में, तो जामे से मुराद जिसमें हर चीज़ जो है वो हर तरह से बयान कर दी जाए। इस तरह से प्रैक्टिकल सेंटर के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशंस होते हैं, पीसी, अगर आपने सुना है पीसी के पेपर जो आता है उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव लिखा होता है, क्योंकि उसमें पूरे कोर्स से वो आ रहा होता है, उसमें कोई चीज़ छूटी भी नहीं होती है, पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक कुछ भी आ रहा होता है,
MCQ देखा होगा आपने, सॉल्व किया है कभी या पेपर दिया है तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये होता है जामे, ठीक है, लाइक जिसमें हर कुछ मौजूद हो। तो थोड़ी वोकेबलरी चाहिए होगी इसके लिए आपको और ज़्यादा कुछ नहीं। 9th है, डिक्टेटरशिप रिक्वायर्स इट्स सिटीजन्स टू बी डोसाइल एंड फाइंड्स इट एक्सपीडियंट टू मेक आउट ईज ऑफ दोज हु डो नॉट डैश। कहते हैं डिक्टेटरशिप किसे कहा जाता है? तानाशाही। तानाशाही किसे कहते हैं? मतलब अगर कोई एक सिंगल रूलर, अगर वो उसकी मुल्क में अगर वो अपनी मनमानी करना शुरू कर दे, तो एक बंदा जो सोल पावर हो, जो वन मैन आर्मी हो, वन मैन शो हो, उसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है। अक्सर मार्शल लॉ वगैरह में होता है। तो डिक्टेटरशिप मतलब एक ऐसी तर्ज हुकूमत जिसमें एक शख्स को पूरी अथॉरिटी या पूरी ताकत हासिल हो। तो डिक्टेटरशिप चाहती है अपने सिटीजन से कि वो डोसाइल रहे। डोसाइल से मुराद क्या होता है? फर्मा बरदार। चले भाई देखें दोबारा, डिक्टेटरशिप चाहती है कि उसके जो सिटीजन है वो डोसाइल हो। डोसाइल किसे कहा जाता है? डोसाइल का मतलब होता है फर्मा बरदार और ओबीडियंट, कि वो ओबीडियंट रहे, कहना माने अपने डिक्टेटर का। एंड फाइंड्स इट एक्सपीडियंट टू मेक आउट केस ऑफ दोज हु डो नॉट डैश, और उसको वो बड़ी तौहीन समझते हैं कि मेक आउट ईज ऑफ दोज हु डो नॉट डैश। अब डिक्टेटरशिप, डिसओबे, कन्फर्म, विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब तो होता है मैदान छोड़कर चले जाना, विड्रॉ कर देना। विड्रॉ नहीं हो सकता। कन्फर्म का मतलब तो उनको फिर एक्सपीडियंट क्यों करेंगे वो, मतलब वो इसको एक्सपीडियंट क्यों समझेंगे? डोसाइल का उलट होता है एक्सपीडियंट, मतलब जो नाफरमान हो। तो कन्फर्म जो करेगा तो वो तो अच्छे हो, तो डोसाइल ही होगा ना, तो वो एक्सपीडियंट थोड़ी ना उसको वो देखेंगे। कन्फर्म भी नहीं हो सकता। यस, डिसोबे होगा ना ये, वो डो नॉट डिसोबे, बल्कि डो नॉट है ना। हाँ सही है, 1 मिनट ना। एंड फाइंड इट एक्सपीडियंट टू मेक आउट ईज ऑफ दोज हु डो नॉट, कन्फर्म होना चाहिए ना, जो डो नॉट आ गया, सही, कन्फर्म होना चाहिए। क्योंकि जो कन्फर्म नहीं कर रहे डिक्टेटरशिप को, तो उनको जो है वो फाइंड करते हैं एक्सपीडियंट, ठीक है। तो यहाँ कन्फर्म होना चाहिए। कन्फर्म का मतलब, कन्फर्म के मायने में ये आता है ना कि लाइक किसी चीज़ की हामी भरना, किसी चीज़ के रजामंद होना, कन्फर्म। दोनों के सेम ही मीनिंग होते। यस, तो ये ज़रा डो नॉट आ गया ना तो डिसोबे नहीं। हाँ, अगर हु सिर्फ होता ना, डो नॉट नहीं होता तो डिसोबे हो जाता। अगर जमलवा पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 10 है, द सुप्रीम कोर्ट रिवर्सल ऑफ इट्स प्रीवियस रूलिंग ऑन द इश्यू ऑफ स्टेट राइट डैश इट्स रेपुटेशन कंसिस्टेंटली या कंसिस्टेंसी। सुप्रीम कोर्ट रिवर्सल उसकी प्रीवियस रूलिंग का जो था ऑन द इश्यू ऑफ स्टेट्स राइट डैश इट्स रेपुटेशन कंसिस्टेंटली, वो क्या कर रही है? उसकी कंपटीशन को मतलब उसने कम करते जा रही है। तो क्या मतलब कम करना? दैट इज़ सस्टेन का मतलब नहीं। सस्टेन का मतलब तो होता है एक जगह पर कायम रखना। वो उसकी रेपुटेशन को कम कर रही है। यस, कॉम्प्रोमाइज होगा। कंप्रोमाइज्ड इज़ रेपुटेशन कंसिस्टेंसी। जब किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है तो उसका मतलब कि वो चीज़ कम हो रही है, तो आप समझौता करके लेकिन रुके मैं, कॉम्प्रोमाइज्ड। तो कंप्रोमाइज्ड इट्स रेपुटेशन कंसिस्टेंटली। सुप्रीम कोर्ट रिवर्सल ऑफ इट्स प्रीवियस रूलिंग। रिवर्सल मतलब कि वापस ले लेना स्टेट्स राइट को। तो जाहिर सी बात है इस चीज़ पर क्या होगी? इसकी रेपुटेशन डाउन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये एग्रीवेटेड भी हो सकता था, अगर कोई अच्छी चीज़ होती तो एग्रीवेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, तो एग्रीवेट, लेकिन यहाँ एग्रीवेट नहीं आएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज आएगा। क्या? बॉलस्टर्ड। बॉलस्टर्ड के मतलब होते हैं लाइक गुस्से में आ जाना, बरहम हो जाना, बॉलस्टर्ड। तो ये तो इसमें तो नहीं आएगा कोई ऐसी मीनिंग, इसमें मतलब सेंस नहीं बनेगा इस जुमले में। क्वेश्चन 12 देखते हैं, सॉरी 11। अनप्रेसिडेंटेड टर्मोइल इन द यूजुअल thriving nation has made the formerly dash investors leery of any further development। क्या कह रहे हैं? तो ये जो है ना एनईटी के जो पास पेपर हम कर रहे हैं, दीज आर द टफेस्ट पेपर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये आइल्स और टोफेल के जो टेस्ट होते हैं ना, उनसे निकाला जाता है ये एमसीक्यूज़ को, जो अब्रॉड अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए। तो वो जो टेस्ट होता है वो सेम उसी लेवल का टेस्ट एनईटी का हमारे पास होता है। इंग्लिश की बात अगर हम ख़ास तौर पे करें तो
इसी के मुकाबले में डाउ का टेस्ट बहुत आसान होता है इसके अकॉर्डिंग। अगर आप ये पढ़ोगे आप बोलोगे सर ये तो कुछ बहुत ही मुश्किल है, हमारा तो बहुत आसान सेंटेंस कंप्लीशन आता है। तो बट एनईटी का हमेशा से ही 25 नंबर लाना इंग्लिश के अंदर बहुत मुश्किल रहा है हमेशा से। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में, मैथ्स में ला सकते हैं आप, इसमें बड़ी बात नहीं है, इसमें लाना बड़ी बात है इंग्लिश में अगर आप 25 पूरे अटेन करते हैं तो। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब जिसका कोई मिसाल ना हो। टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब अफरा तफरी, बेमिसाली अफरा तफरी। इन द यूजुअल थ्राइविंग नेशन, जो आगे बढ़ने वाली अकवाम होती हैं, हैज़ मेड द फॉर्मरली डैश इन्वेस्टर, उन्होंने पुराने डैश इन्वेस्टर्स को लीरी ऑफ एनी फर्दर इन्वॉल्वमेंट, लीरी कर दिया मतलब उनको कमज़ोर कर दिया है आगे फर्दर इन्वॉल्वमेंट के लिए। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जो अनप्रेसिडेंटेड टर्मोइल है यूजुअल थ्राइविंग नेशन में, टर्मोइल में अफरा तफरी है, तो उसने इन्वेस्टर्स को क्या कर दिया है, मतलब उनको कॉशियस ऑफ इट्स, यस कॉशियस, सैंजुइन, क्लैंडेस्टीन, पेसिमिस्टिक। वैसे इसका करेक्ट आंसर सही क्या, और आप लोग कॉशियस ही होगा। द फॉर्मली कॉशियस इन्वेस्टर्स के जो पहले जो मोहतात इन्वेस्टर्स थे, तो वो कम से कम जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट करे उस कंट्री में इन्वेस्ट करने में, चूँकि जाहिर सी बात है उसमें टर्मोइल चली। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है नेगेटिव व्यूज़ रखना, नेगेटिव व्यूज़ रखने वाला शख्स। सैंगुइन, सैंगुइन का मतलब होता है लाइक कोई सादा फितरत इंसान, सिंपल सा इंसान, सैंगुइन। क्लैंडेस्टीन, क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है कोई शातिर, कोई चालाक, किस तरह से कोई चीज़ उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर कॉशियस होगा, सही आपने कहा। 12 है अनलाइक द मिसलीडिंग टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री द बायोग्राफी वाज डैश, मतलब क्या, हाँ एक बच्चा आप कह रहे हैं एक्यूरेट, आप कह रहे हैं इंटरेस्टिंग, एक्यूरेट होना चाहिए वैसे। रीज़न क्या है, रीज़न आप देखो, अनलाइक द मिसलीडिंग टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री, टीवी में जो डॉक्यूमेंट्री आई थी जो मिसलीड कर रही थी, गुमराह कर रही थी लोगों को, उसके बरअक्स जो बायोग्राफी लिखी गई वो डैश थी, वो सही थी। मतलब यहाँ पर बता रहे अनलाइक कह रहा है तो मतलब इसका उलट होना चाहिए ना, अगर वो गुमराह करने वाली तो अगली वाली बिल्कुल सही थी, तो एक्यूरेट थी। इंटरेस्टिंग इस सेंस में आएगा ही नहीं, बात सच तो जुमला पढ़ना पड़ता है इसके अंदर, डायरेक्ट हम आंसर नहीं बता सकते हैं अदरवाइज बिना क्वेश्चन को पढ़े, ठीक है। तो जो कि टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री तो आपको मिसलीड कर रही थी, लेकिन जो बायोग्राफी थी वो मिसलीडिंग नहीं थी बल्कि वो एक्यूरेट थी, वो सही थी। नंबर 13 है द डॉक्टर टेक्स नोट ऑफ एनी डैश मार्क्स ऑन द पेशेंट्स स्किन बिकॉज सच एबनॉर्मेलिटीज ऑफन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्किन कैंसर। द डॉक्टर ने क्या किया, मतलब नोटिस किया, मुशाहिदा किया किसी डैश मार्क्स का पेशेंट की जिल्द पर, क्योंकि ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो अक्सर निशानदेही करती हैं स्किन कैंसर की मौजूदगी। इरेगुलर, टिपिकल, ऑर्डिनरी, इनविजिबल, क्या कह रहे हो आप, इनविजिबल मार्क्स तो हो ही नहीं सकते ना, इनविजिबल मार्क्स का मुशाहिदा कैसे करेंगे, नोट कैसे करेंगे, वो दिख ही नहीं रहा। ऑर्डिनरी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डिनरी होगा तो वो स्किन कैंसर थोड़ी ना कहलाएगा। इरेगुलर या टिपिकल, जैसे इरेगुलर होना चाहिए। इरेगुलर मार्क्स ऑन द पेशेंट्स स्किन, अगर इरेगुलरिटीज़ आती हैं तो उसकी सूरत में जाहिर सी बात है कैंसर की निशानदेही होती है। इरेगुलर मार्क्स से मुराद के जो रेगुलर ना हो, किसी रेगुलर पैटर्न पे ना हो, या नॉर्मल ऑर्डिनरी मार्क्स की तरह से ना हो, दैट्स वाई तो वो उसका मुशाहिदा किया डॉक्टर ने, जो स्किन कैंसर को बताता है। तो देखो इसमें ना ज़्यादातर सेंटेंस कंप्लीशन में हम एलिमिनेशन मेथड से भी चल सकते हैं, या किसी भी एमसीक्यूज़ में। एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बताया था कि जो रॉन्ग आंसर है पहले आप उसको कट आउट कर दें, तो आपके पास चॉइसेस जब कम हो जाती है ना, तो आपके लिए चॉइस करना आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है रॉन्ग को कट करने पर। तो ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता है एमसीक्यू सॉल्विंग के अंदर, और ये भी बड़ा आसान कर देता है एमसीक्यूज़ को किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट, आफ्टर शी वॉक 2 miles शी लेफ्ट डैश एंड डैश, शी लेफ्ट टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, बिल्कुल सही। तो वो थक गई और बिल्कुल वो थकन से चूर हो गई, ठीक है, टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। 15वां है मोस्ट ऑफ द ओल्ड रेडियोज़ आर आउट ऑफ ऑर्डर एंड डैश, ज़्यादातर पुराने रेडियोज़ आउट ऑफ ऑर्डर मतलब ख़राब हो गए, आउट ऑफ ऑर्डर के मतलब ख़राब हो गए, और डैश हो गए। नीड टू, तो ए और बी तो एक ही चीज़ है। अच्छा, नीड टू बी रिपेयर्ड, नीड टू रिपेयर्ड, रिक्वायर्ड रिपेयर्ड फॉर देम, नीड्स में, अच्छा
इसमें कहना बेहतर तरह से क्या क्या कह रहा हूँ? आउट ऑफ ऑर्डर तो कोई खराब हो जाता है, तो रिपेयर करना बाकी की मेंटेनेंस और रिपेयर करने में क्या डिफरेंस होता है? मेंटेनेंस उसको चल रहा होता है, उसको बूस्ट करने के लिए, और रिपेयर पूरे। हाँ, तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो मतलब मेंटेन नहीं किया जाएगा। देखते हैं रिक्वायर्ड ये तो देखो सी तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, सी तो हटा दो। नीड टू बी रिपेयर्ड, नीड टू रिपेयर्ड, नीड टू रिपेयर्ड तो हो ही नहीं सकता, टू के बाद ये भी हटा दो, ग्रामेटिकली ही रॉन्ग है। अब ए या डी ही बचा हमारे पास एलिमिनेशन करने के बाद। अब दो में से एक आंसर करेक्ट है 100%। नीड टू बी रिपेयर्ड, नीड्स मेंटेनेंस। और वैसे भी देखो मोस्ट ऑफ द ओल्ड रेडियोज आ गया ना, तो नीड्स तो हो नहीं सकता था, एस आ ही नहीं सकता था उसके अंदर, क्योंकि प्लूरल आ गया ना, प्लूरल के साथ वैसे एस नहीं आता, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का मसला है, तो डी तो हो नहीं सकता इसके अंदर, तो यही करेक्ट है, नीड टू बी रिपेयर्ड। ठीक है, नीड टू बी रिपेयर्ड, और उनको ज़रूरत है कि उनको जो है मुरम्मत की जाए। सही है, एलिमिनेशन से हम पहुंच गए कि ये आंसर होगा हमारा ए, बाकी सब गलत है चूँकि 100% एक्यूरेटली। क्लियर है? नेक्स्ट, known for her patience and kindness, Nurse Steele is one of the most dash employees in the entire hospital. अपने सब्र और अपनी मेहरबानी की वजह से जो जानी जाती है नर्स स्टील, वो एक बहुत ज़्यादा डैश एम्प्लॉय है इस पूरे हॉस्पिटल की। बोरिश, बिनाइन, जीनियल, इरिटेबल। इरिटेबल तो नहीं हो सकता एलिमिनेशन में, इरिटेबल तो एक बड़ा नेगेटिव वर्ड है। इरिटेबल मतलब तंग करने वाली, परेशान करने वाली। अब पेशेंस और काइंडनेस जिसमें होता है वो इरिटेबल तो नहीं हो सकता, बोरिश भी नहीं हो सकता, बोरिश मतलब बोर कर देने वाली। अब या तो बी है या तो सी है, बिनाइन और जेनियल। अच्छा, इनमें से किसी की मीनिंग भी आपको पता है? बिनाइन और जीनियल, किसी की भी मीनिंग दोनों में से, तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये करेक्ट है और ये नहीं? जीनियल, जीनियल क्या मतलब होता है? हंसमुख। और बिनाइन का मतलब होता है लाइक ना, ये पॉजिटिव वर्ड होता है, किसी का अच्छा चाहने वाला, किसी का अच्छा सोचने वाला, ये होता है बिनाइन। हाँ भाई, अब बताओ, क्योंकि बिनाइन भी एक पॉजिटिव वर्ड है और जीनियल भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो बाकी ये बुरिश और इरिटेबल तो एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड तो आ ही नहीं सकता इसमें, पॉजिटिव वर्ड लेना है हमें कोई जिसके पॉजिटिव मायने हो, जिसकी तारीफ में मायने हो। अब ये बिनाइन हो सकता है या जीनियल हो सकता है। हंसमुख एम्प्लॉयज पूरे हॉस्पिटल में, बिनाइन, ये तो दोनों बताओ क्या दोनों ही सही लग रहे हैं ये तो। हाँ, ये यस, बी ऑप्शन ही करेक्ट है, बिनाइन। ठीक है, 17 है, आई विल हैव फिनिश दिस एसे डैश फ्राइडे। ये तो बड़ा आसान है, बताया था हमने स्पोर्टिंग एरर में, बाय फ्राइडे हो जाएगा। नेक्स्ट 18, स्यू हैज़ ओनली बीन वेटिंग डैश 20 मिनट्स फॉर 20 मिनट्स, ये भी आसान है। नेक्स्ट 19 है, आई हैवंट ईटन एनीथिंग डैश ब्रेकफास्ट सिंस ब्रेकफास्ट, बिल्कुल सही। 20 है, द पुलिस वर कैचिंग द क्राइम डैश पर्पसफुली ना, पर्पसफुली, राइट, एडवर्ब ऑफ मैनर है। 21 है, द टुमारो न्यूज़ विल कवर द डैश। अच्छा, मतलब ये ऐसे पंक्चुएशन देखा जाता है, एस स्मॉल हो स्टोरी। क्लियर है सारे? तो टेंस वाले आगे नीचे, टेंस वाले तो आसानी होते हैं, वो कैब वाले मुश्किल होते हैं, वोकैबलरी वाले उसे बड़ा देखना पड़ता है ना कि कौन सी मीनिंग है, क्या है क्या नहीं। 22 है, ही इज़ डैश श्योर ऑफ हिज जॉब। कौन सा क्वाइट? बी वाला, यस बिल्कुल। और ये जो ए वाला क्वाइट, इसके क्या मतलब होते हैं? खामोश, साइलेंस वाला है ना ये।
ये वाला क्वाइट होगा ना, ये क्वाइट तो खामोश वाला होता है। 23rd है, ही हैजंट yet डैश ही हैज़ टू रिज्यूम। देखो बेटा इसमें एक मिनट, ये दोनों बोथ आर करेक्ट एक्चुअली, ऐसे मैं बता रहा हूँ चूँकि हाँ अल्फ़ा उसका मसला हो सकता है, यस बिल्कुल, कि ये जो हमारे पास कैपिटल स्मॉल का फ़र्क हो सकता है, वरना दे बोथ आर एक्चुअली द सेकंड फॉर्म ऑफ लर्न, ठीक है। तो वैसे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एल स्मॉल है। 24 है, ही वॉज टोटली डैश व्हेन ही केम टू नो अबाउट द इलनेस ऑफ ब्रदर इनक्योरेबल, या शॉक हो गया ना, डी ऑप्शन, जब उसको पता लगा अपने कि उसके भाई का जो बीमारी है वो इनक्योरेबल मतलब लाइलाज है, तो शॉक हो गया था, कंफ्यूज, अंडरस्टैंड, स्टडी तो नहीं होगा, वो शॉक ही होगा। हमारी ना बस बाकी भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। 25 है, वी कांट डू दिस जॉब डैश एवरीवन कोऑपरेट्स अनलेस, बिल्कुल जब तक हर कोई कोऑपरेट ना करे, सही है। 26 है, इट वॉज मिडनाइट डैश ही फिनिश्ड हिज ऑल वर्क, आधी रात थी जब उसने अपना सारा काम मुकम्मल किया, यस व्हेन ही फिनिश्ड हिज ऑल वर्क। 27 है, डैश ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड विल बोथ फॉल इनटू डिच, अगर अंधे के पीछे अंधा चलेगा, यस तो दोनों के दोनों घड़े में जाकर गिर जाएंगे। सही समझ में आ गई बात, क्लियर है सारे। अब थोड़ा आसान आ रहा है इसमें, कोई मसला किसी को किसी भी क्वेश्चन में। 28 देखते हैं, सिंपल फोटोग्राफिक लेंसेज कैन नॉट डैश शार्प अनडिस्टॉर्टेड इमेजेस ओवर अ वाइड फील्ड्स, यस कैन नॉट फॉर्म होगा ना, टू फॉर्म आर फॉर्म, फॉर्मिंग तो नहीं होगा, बिल्कुल सही। 29 है, टेक्नोलॉजी विल प्ले अ की रोल इन डैश फ्यूचर, हाँ इन शेपिंग फ्यूचर, बिल्कुल सही। 30 है, डैश एज अ मास्टर पीस अ वर्क ऑफ आर्ट मस्ट ट्रांसेंड द आइडियल ऑफ द पीरियड इन विच इट वॉज, होगा इन विच इट वॉज क्रिएटेड। एक मास्टरपीस कहलाने के लिए या मास्टरपीस के ओहदे पर फाइज होने के लिए किसी फ़न के काम को मस्ट ट्रांसेंड द आइडियल ऑफ द पीरियड इन विच इट वाज क्रिएटेड, मतलब उसको लाजमी बताना पड़ेगा उस दौर के बारे में जिस दौर में उसको बनाया गया। क्या हो जाएगा बोलो, अब बताओ। ABCD, रैंक्स, द रैंकिंग, टू बी रैंक्ड, फॉर बीइंग रैंक्ड। देखो ए तो होगा नहीं, द रैंकिंग एज अ मास्टर, बी भी नहीं होगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। अब देखते हैं सी और डी। टू बी रैंक्ड, फॉर बीइंग रैंक्ड, सी होना चाहिए। टू बी रैंक्ड एज अ मास्टरपीस, एक मास्टरपीस कहलाने के लिए, एक मास्टरपीस के ओहदे पर फाइज होने के लिए वर्क ऑफ आर्ट को ऐसा होना चाहिए। क्या चीज़? इसलिए आप ए कहना चाह रहे हैं कि ए सही होगा इस लिहाज से। नहीं, यहाँ पर देखो मेन जो मैं बता रहा हूँ ना कि असल जो है ना एनईडी के अंदर, एनईडी की बात ख़ास तौर पे करें तो एनईडी के अंदर पंक्चुएशन के क्वेश्चन आते नहीं है। सच्ची बात तो ये है, अगरचे कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं लेकिन वो आ तो गए, लेकिन वो एनईडी के मतलब ऐसे ही एक रैंडम क्वेश्चन डाल दिया गया जो वो वाला है, वरना एनईडी के अंदर पंक्चुएशन नहीं आती है, याद रखिएगा। पंक्चुएशन एमडी कैट में आती है। अगर यहाँ पर आपको कुछ पंक्चुएशन का मसला दिख रहा है तो वो असल में टाइपिंग मिस्टेक का हो सकता है। वो टाइपिंग मिस्टेक करते हुए स्मॉल कैपिटल स्मॉल का मसला आ जाता है, लेकिन वो मसला एनईडी के टेस्ट के अंदर का नहीं है, मतलब पंक्चुएशन का मसला कभी भी नहीं आएगा एनईडी के अंदर, सही है। वो एमडी कैट में आएगा सिर्फ, बस। 31, इन बैक्टीरिया एंड इन अदर ऑर्गेनिज्म डैश इज द, इट इज़ द न्यूक्लिक एसिड DNA दैट प्रोवाइड्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यस बिल्कुल, इट इज़, सही है। 32 है, इन माई डैश यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, इन माई ओपिनियन, सही है, मेरी राय में, यू शुड अपोलोजाइज टू हिम। चलो मैं बताता हूँ, ओपिनियन का मतलब होता है, ओपिनियन का मतलब होता है राय, बिलीफ का मतलब होता है अकीदा, जजमेंट का मतलब होता है फैसला, और सेंस का मतलब तो होता है लाइक एहसास।
या महसूस करना। तो इन माई डैश यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, मेरी डैश में तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम्हें उससे माफ़ी तलब करनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अब अगर आप अपने किसी दोस्त को बोलेंगे तो उसको फैसला थोड़ी ना सुनाएंगे कि मेरे जजमेंट में तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। आप उसको अपनी राय देंगे, आप उसको अपनी ओपिनियन देंगे। बिलीव तो अकीदा होता है, अकीदे का ताल्लुक तो मज़हब से, रिलीजन से। हम कहते हैं ना मेरी राय में तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, मेरी ओपिनियन में, तो ये मेरी ओपिनियन होगा, सही है। तो ये बाकी वर्ड्स तो उसमें बैठते ही नहीं है, सही। 33 है, आइदर यू और ही डैश द वन हु स्टोल दैट वॉच। आइदर और जब आएगा ना तो उसमें जो और के बाद जो होगा ना सेकंड वाला, उसके लिहाज से वर्ब लगेगा। तो क्या लगेगा? ही के लिहाज से, यस बिल्कुल। आइदर यू और ही इज़ द वन हु स्टोल दैट वॉच। आइदर और जब या नाइदर नॉट जब आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह के वर्ड्स सब आते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो सूरत में जो सेकंड वाला सब्जेक्ट लगा होता है ना बेटा, उसके लिहाज से वर्ब अग्री करता है। तो यहाँ आइदर और आया है तो और के लिहाज से, और के बाद जो हमारा प्रोनाउन लगा था, जो सब्जेक्ट था, उसके लिहाज से हमने क्या किया बेटा, जो है वो वर्ब को लिखा है, इज़ लिखा है। अब यू के लिहाज से आर नहीं लिखेंगे हम, सही है। तो मसला क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 34। द टाइड्स एंड हैवी विंड डैश द कोस्टल एरिया। स्प्लैश्ड, क्लैश्ड, हैश्ड, क्या फ़र्क है इन वर्ड्स में? स्प्लैश्ड किसे कहते हैं? स्प्लैश मतलब छपाक सही कह रहे हो, दैट इज स्प्लैश। और क्लैश मतलब टकरा जाना। और हैश तो उसको कहते हैं राख को। हैश कहते हैं राख को, पीछे हटना होता है हैश का मतलब। हैश तो नहीं होगा। स्प्लैश्ड या क्लैश्ड? स्प्लैश्ड हैवी विंड है ना, हैवी विंड तो स्प्लैश करेगी नहीं, क्लैश्ड ही होगा, सही। तो हवा तो नहीं जाकर स्प्लैश करेंगे ना, स्प्लैश सिर्फ पानी वगैरह से होता है, मतलब पानी में कुछ चीज़ गिरती है तो उस सूरत में स्प्लैशिंग होगी। ओके 35 है, इन दिस कंडीशन ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसेशन नो एम्प्लॉय कैन कंसिडर हिमसेल्फ डैश। आज के जो दौर है और आज का मौजूदा इकोनॉमिक रिसेशन है, जो मौशी बदहाली है आज के दौर में दुनिया भर में, तो किसी भी एम्प्लॉय को ख़ुद को डैश नहीं समझना चाहिए आज के दौर में। इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब वो जो कंडीशन है प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसेशन का, तो कोई भी एम्प्लॉय खुद को डैश ना समझे। सिक्योर, डिपेंडेंट, इनएविटेबल, इनएविटेबल नागुज़ीर, जिसको रद्द ना किया जा सके, नागुज़ीर जिससे गुजर ना किया जा सके। हाँ भाई, इन दिस कंडीशन ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसेशन नो एम्प्लॉय कैन कंसिडर हिमसेल्फ डैश। क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, डिपेंडेंट नहीं, ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं है। सिक्योर या इनएविटेबल? सिक्योर होना चाहिए ना, महफूज होना, मतलब उसको कभी भी जॉब पे निकाला जा सकता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है आज के दौर में, सही। 36 है, दिस डायमंड रिंग इज डैश नॉट फेक। हाँ फेक नहीं है तो फिर जाहिर सी बात ओरिजिनल है, सही बात है, ए ऑप्शन। 37 ही डिड नॉट हैव डैश टू जंप इन कोल्ड वाटर। यस करेक्ट चाहिए ना कोल्ड वाटर में छलांग मारने के लिए, ए ऑप्शन। द न्यू टैक्सेशन सिस्टम हैज हैड अ लॉट ऑफ डैश ऑन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। ए या बी? यस बी ना, ई से इफेक्ट्स, ठीक है, नाउन लगेगा यहाँ पर, ये नाउन हमारे पास है एंड दिस इज एक्चुअली द वर्ब, है ना, पता है ये सबको बात। तो वर्ब तो नहीं लगेगा, अ लॉट ऑफ इफेक्ट्स, अ लॉट ऑफ आ गया तो उसके बाद नाउन आएगा ना, वर्ब तो आएगा नहीं कोई, दैट्स वाई इफेक्ट्स, ठीक है, पता है सबको ये बात।
नेक्स्ट है 39 है, एन ऑर्डिनरी अप्रेंटिस डिड द जॉब डैश शुड हैव बीन डन बाय अ क्वालिफाइड पर्सन। एन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय अप्रेंटिस डिड द जॉब विच शुड बी डन, यस बिल्कुल, बाय द क्वालिफाइड पर्सन। जिसको क्वालिफाइड पर्सन को करना चाहिए था तो उसके बरक्स एक ऑर्डिनरी अप्रेंटिस उस काम को कर दिया। क्लियर है भाई? सही है, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं MCQs 40। द टाउन डिसाइडेड टू मेक द फेयर डैश अकरेंस मीनिंग इट विल टेक प्लेस एवरी ईयर। टाउन ने फैसला किया कि वो इस फेयर को, इस मेले को डैश अकरेंस बनाएंगे, जो जैसे हर साल, बिल्कुल एन एनुअल अकरेंस मीनिंग इट विल टेक प्लेस एवरी ईयर। एवरी ईयर तो बिल्कुल सही का एनुअल हो जाएगा फिर। 41 है, बिफोर आई न्यू द रूल्स द गेम सीम डैश बट नाउ इट सीम सो डैश। असूलों को जानने से पहले ये खेल मुझे बहुत डैश लगता था, लेकिन अब ये बहुत डैश लगता है जब मैंने असूल सीख लिए। क्या सीख आप बाकी बच्चे डी के अलावा पहले फन लगता है, जब पता चल जाता है तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सी तो नहीं हो सकता बेटा, बी भी नहीं हो सकता। सही है ना, डी तो होना चाहिए, डी सही है। मतलब रूल जानने से पहले गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन रूल समझ में आए तो सिंपल लगता है। कार्ड्स का गेम हो गया, डोमिनोज हो गया, कोई भी गेम है, ताश खेलते हैं जैसे ना, या चेस जब खेलते हैं, तो जाहिर सी बात है जब चेस खेल आप रूल्स ना पता हो तो आप चेस खेल ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल गेम लगेगा। लेकिन आपको रूल्स पता लग जाए कि कौन सी चालें किस तरह से चली जाती हैं, तो उसके बाद वो खेल बड़ा आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है, लोग खेल जो होता है आराम से। कार्ड गेम के साथ, ताश के पत्तों के साथ भी ये मामला है। एक बार रूल आपको समझा दे 1 मिनट तक, तो आप खेलना आसान हो जाता है आपके लिए। ऐसे ही होता है ना, खेला होगा आपने तो पता ही होगा। नेक्स्ट 42, आई एम डैश बिकॉज आई डिड वेल ऑन माई मैथ टेस्ट। जाहिर सी बात, अच्छा किया मैंने तो हैप्पी होगा, अपसेट और सैड तो नहीं होगा। 43 है, द लाइब्रेरी इज़ अ गुड प्लेस टू डैश बिकॉज इट इज़ वेरी डैश। तो बहुत आसान है, यस, टू स्टडी बिकॉज इट इज़ वेरी क्वाइट। डी नहीं हो सकता ना, और बी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब इलॉजिकल है ना टोटल, वर्ड ही नहीं बन रहा। 44 है, आफ्टर जॉन वॉश्ड हिज कार इट लुक्ड वेरी डैश। डी ऑप्शन, क्लीन, यस बिल्कुल सही। 45 है, मिल्क इन अ कप इज डैश। जो चाय में मौजूद दूध है, जो कप में मौजूद दूध है वो क्या है? हॉट टू ड्रिंक, टू हॉट टू ड्रिंक, हॉट इनफ टू ड्रिंक, वेरी हॉट टू ड्रिंक। देखो डी वाला पैटर्न तो बनते ही नहीं कभी भी। पैटर्न अगर इसका बनानी है ना तो बी की तरह से बनता है डी वाले का तरीका। टू हॉट टू ड्रिंक, इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती। इज़ हॉट टू ड्रिंक, ओके। अब बताइए, मैंने डी काट दिया, आप बी कह रहे हैं आप। हॉट इनफ टू ड्रिंक, यस बिल्कुल बी ऑप्शन ही होगा, यही सही तरीका तो लिखने का। यस, ही इज़ टू नॉटी टू हैंडल, बोलते हैं ना, मतलब ये 2 बार जो टू आता है ना, ये बड़ा बहुत मशहूर एक मतलब तरीका होता है, स्ट्रक्चर होता है लिखने का। जैसे द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती, है ना, कि यू आर टू लेज़ी टू डू सम वर्क, तुम इतने ज़्यादा लेज़ी हो कि तुम काम नहीं कर सकते। तो मिल्क इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, वो इतनी ज़्यादा गर्म है कि उसको पिया नहीं जा सकता। तो इस तरह से लिखा जाता है उसको, इस सेंस को। अगरचे बात तो सी में भी सही है, हॉट इनफ टू ड्रिंक, लेकिन ऐसे बोलते नहीं है, मतलब इतनी गर्म है कि पी जा सकती, तो अक्सर बी की तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो टी डबल ओ, एक ये वाला टू और एक ये वाला टू मिलकर हमेशा आता है, आपने ऐसे पढ़े होंगे स्ट्रक्चर इससे पहले भी, ठीक है। 46 है, द टीचर आस्क्ड हिम टू डैश हिज मिस्टेक। कौन सा एक्सेप्ट? यस, बी वाला एक्सेप्ट, कबूल करना, बिल्कुल सही जवाब। 47, द मोर प्रेसाइज डैश द मोर इफेक्टिव द कम्युनिकेशन। जितने ज़्यादा प्रेसाइज डैश होंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। देयर आर राइटर वर्ड्स, बी तो होगा नहीं,
दे आर राइटर वर्ड्स, ये दी तो होगा नहीं। द मोर प्रेसाइज ये होगा सर। ए होगा, राइटर्स वर्ड, सही, बिल्कुल सही। 48 इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू बिल्ड मशीन पार्ट्स डैश देन टू बिल्ड अ फ्यू एट अ टाइम। सस्ता पड़ता है कि मशीन पार्ट्स को बड़ी क्वांटिटी में बनाया जाए बजाय इसके कि हम थोड़ी सी क्वांटिटीज़ में बनाएं एक वक्त में। मतलब मास प्रोडक्शन हमेशा से बेहतर है। इन मास क्वांटिटी। टू बिल्ड मशीन पार्ट्स, मेस अ क्वांटिटीज़ इन क्वांटिटीज़, मास इन मासेस इन क्वांटिटीज़, यही होगा, डी होगा, क्योंकि बाकी अरेंजमेंट गलत हो रही है ना जुमले की। टू बिल्ड मशीन पार्ट्स इन मास क्वांटिटीज़, मतलब बड़ी तादाद में बनाना मशीन पार्ट्स को, ये बेहतर होता है बनिस्बत के थोड़े थोड़े अमाउंट में हम बनाएं किसको, मशीनों को, पार्ट्स को। ऑलराइट। 19th है डैश सारा डिड नॉट सिक्योर गुड मार्क्स इन इंग्लिश येट शी इज़ डूइंग गुड एट द यूनिवर्सिटी। सारा ने अच्छे मार्क्स हासिल नहीं किए इंग्लिश में, फिर भी वो यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म कर रही है। बस ऑल दो सारा बिल्कुल सही है। अगरचे सारा ने नहीं हासिल किया अच्छा, अगरचे मतलब होता है ना ऑल दो के, अगरचे। सो फार सारा डिड नॉट, सो फार का मतलब होता है अब तक, अब तक। अच्छा, सो फार जब आता है ना तो परफेक्ट टेंसेस के अंदर बात होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे आई हैव रेड 10 बुक्स सो फार, तो ये पास इंडेफिनिट के सेंस में तो वैसे भी नहीं आ सकता था। क्या नेवरदीलेस, नेवरदीलेस किसे कहते हैं? नेवरदीलेस का मतलब न कम ना ज़्यादा, तो ये भी इसमें सेंस नहीं बन रहा। 50 है डैश ही कम्प्लीट्स हिज एजुकेशन ही इज़ प्लानिंग टू गो अब्रॉड। अपनी तालीम को मुकम्मल करने के बाद उसका प्लानिंग है कि वो बाहर जाएगा, तो क्या होगा? आफ्टर ही कम्प्लीट्स हिज एजुकेशन ही इज़ प्लानिंग टू गो अब्रॉड। समझ में आ गए? यस। बाय द टाइम ही कम्प्लीट्स हिज एनी, मतलब उस वक्त जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करेगा। सही है, ओके, चलो देखते हैं। बी तो नहीं हो सकता, सिंस ही कंप्लीट, सिंस भी नहीं हो सकता क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। आप कह रहे हैं बी, सी देख लेते हैं। बाय द टाइम ही कंप्लीट्स हिज एजुकेशन ही इज़ प्लानिंग टू गो अब्रॉड, मतलब बाय द टाइम, उस वक्त तक जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करेगा तो उसकी प्लानिंग है कि वो बाहर जाए। देखो बाय जो है ना अक्सर हम परफेक्ट टेंसेस के साथ लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पर चूँकि हम प्रेजेंट सिंपल लगा हुआ है यहाँ पर, दैट्स वाई यहाँ पर आफ्टर ही आना चाहिए था। बाय उस वक्त आएगा जब फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा हमारे पास, जैसे बाय 7 o'clock वगैरह कहते हैं ना। ओके 51 देखें। द बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ इज प्रिवेलेंट इन बोथ प्रिमिटिव सोसाइटीज डैश एडवांस कल्चर्स। हयात बादल मर्ग, ये प्रीवेलेंट, ये नुमाया है पुरानी सोसाइटीज़ में भी और डैश कल्चर्स में भी। बोथ के साथ हमेशा एंड आता है ना, बोथ इन बोथ प्रिमिटिव सोसाइटीज एंड एडवांस्ड, बोथ इन बोथ प्रिमिटिव, यस। एक मिनट, डी तो नहीं होगा, नहीं, मतलब बोथ के साथ एंड आता है, ये हमारे पास हमें पता है। अब एंड इन है कि एंड होगा ये देखना है ना, ए और बी में मसला आ रहा है। देख रहा हूँ, माई बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ इज प्रिवेलेंट इन बोथ प्रिमिटिव सोसाइटीज। यस, एक ही बार ही ना आएगा, 2 बार ही नहीं आएगा, बी ही करेक्ट है। क्या पहले 2 बार आ गया मतलब? हाँ, वहाँ पे भी ना बिलीफ इन, मतलब कि ये तो एक ही सेंस दे रहा है ना, इन बोथ प्रिमिटिव सोसाइटीज एंड एडवांस कल्चर। आई एम रीडिंग इन अ स्कूल एंड अ कॉलेज, एंड इन अ कॉलेज तो नहीं बोलते हैं ना भाई, आई एम टीचिंग इन अ कॉलेज एंड अ कोचिंग सेंटर, तो इन अ कॉलेज एंड इन अ कोचिंग सेंटर 2 बार इन नहीं लगाया था, सही है, एक ही बार इन लगेगा। ओके 52 इट इज़ वेरी डैश ऑफ यू टू हेल्प द नीडी स्टूडेंट्स, थॉटफुल ऑफ यू, बिल्कुल सही।
53 है डैश शी हैड गिवन अप राइटिंग नॉवेल्स शी वाज स्टिल फॉन्ड ऑफ यूजिंग हर पेन। अगरचे उसने नॉवेल लिखना छोड़ दिया है लेकिन वो अब भी शौकीन है अपने पेन को इस्तेमाल करने की। ठीक है, तो ये हो गया ऑल दो, सही है बिल्कुल सही, अगरचे के मायने में आ रहा है। 54 ही वेंट अवे डैश आई कुड डू एनीथिंग आई हेल्प हिम। वो चला गया इससे पहले कि मैं उसके लिए कुछ कर सकता था, उसकी मदद करने के लिए। आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प हिम, इस तरह से होना चाहिए था ना, या बिफोर ही आएगा। 55 है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट योर राइटिंग मस्ट बी मोर डैश। टीचर ने बच्चों से, स्टूडेंट तालिब इल्म से कहा कि तुम्हारी राइटिंग ज़्यादा डैश होनी चाहिए। एलिजिबल, ए ऑप्शन गलत। एलिजिबल का मतलब तो होता है किसी चीज़ के काबिल होना, यस बी होगा लेजिबल। लेजिबल राइटिंग साफ, लेजिबल का मतलब साफ क्लियर, लेजिबल। तो टीचर ने कहा स्टूडेंट से कि तुम्हारी राइटिंग ज़्यादा लेजिबल होनी चाहिए। लेजिबल कहते हैं एक ऐसी राइटिंग जिसको पढ़ा जा सके, जो साफ सुथरी हो। एलिजिबल का मतलब तो किसी चीज़ के काबिल होना। 56 है ही हैज़ नॉट येट डैश टू रिलाई ऑन हिमसेल्फ। वो अब तक डैश नहीं हुआ है ताकि वो खुद पर भरोसा कर सके, मतलब इसने अब तक नहीं सीखा है कि खुद पर भरोसा करना चाहिए। क्या हो गया? देखो ए या अच्छा ए या बी, अब देखो दोबारा मसला आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा देखिएगा समझिएगा। देखो ये दोनों ही करेक्ट हैं, ए और बी। ये जो लर्न है ना, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो अमेरिकन्स होते हैं ना वो ईडी लिखते हैं सेकंड फॉर्म में, और जो ब्रिटिश होता है ना वो टी लिखते हैं। दिस इज, तो आपने दोनों तरफ से ईडी वाला भी पढ़ा होगा और टी वाला भी पढ़ा होगा आपने। द बोथ आर एक्यूरेटली करेक्ट, दे आर एक्यूरेटली राइट। अब ये चीज़ है कि ये हमारे पास कहाँ से चीज़ें करनी है। अब ये जो है ना, अब चूँकि मैंने बताया कि ये ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट से आता है, आइट से आ रहा होता है। और याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल इंग्लिश है ना, जो टेस्ट लिया जाता है दुनिया में कहीं पर भी, चाहे वो टोफल का हो, आइल्स का हो, चाहे वो पीटीई का हो ऑस्ट्रेलियन, वो सारे अमेरिकन इंग्लिश पे ही हो रहे होते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश पर टेस्ट नहीं लिया जाता कहीं पर भी। ब्रिटिश काउंसिल वाले भी अमेरिकन इंग्लिश का ही टेस्ट लेते हैं, मतलब ब्रिटिश का कोई नहीं लेता आज के दौर में, क्योंकि स्टैंडर्ड यूएस इंग्लिश है। तो अमेरिकन के लिहाज से अगर हम लगा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लर्न। अगरचे ये बात एनईडी के लिए तो नहीं थी, लेकिन चूँकि उन्होंने जहाँ से एमसीक्यूज उठाए उसमें आंसर ए ही लगा हुआ होगा, क्योंकि वो ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट से एमसीक्यूज निकले हैं सारे, इसलिए ए होना करेक्ट है, चूँकि अमेरिकन इंग्लिश फॉलो किया जाएगा बजाय ब्रिटिश के, वरना तो बी भी सही था। बट ऑप्शन तो आप एक ही डाल सकते हैं एनईडी में, कंप्यूटर है सामने आपके, तो पेज तो है नहीं कि ए और बी दोनों में टिक कर दिया, उसमें या तो ए में टिक होगा या तो बी में टिक होगा। कंप्यूटर दो एक से ज़्यादा ऑप्शन देगा नहीं आपको टिक करने के लिए, तो अब एक करेक्ट में डालना है ना। और ये कन्फ्यूजन आ जाए तो देखना है कि अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करनी है, ब्रिटिश नहीं फॉलो करनी है, अगर ऐसे कोई मसला है तो। सही है? नहीं, एप्टीट्यूड में हर जगह अमेरिकन ही फॉलो होती है। एप्टीट्यूड सिर्फ जो हमारी एकेडमिक्स होती है ना बेटा, वो होती है ब्रिटिश में। एकेडमिक्स जो हम पढ़ रहे होते हैं बस वो ब्रिटिश इंग्लिश में, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बाकी पूरा अमेरिकन ही हर जगह। फिर तो फालूदा बन जाता है दिमाग में जाके हम लोग के। एप्टीट्यूड में कुछ पढ़ते हैं, इंटरनेट पे कुछ होता है और हमारी किताब में कुछ होता है, क्योंकि इंटरनेट वगैरह भरी हुई यूएस इंग्लिश से और हमारी किताबें भरी हुई है ब्रिटिश इंग्लिश से, तो बच्चे समझ ही नहीं पाते इसलिए दोनों को एक साथ। नेक्स्ट आते हैं, ये 56 हो गया। 57 While rushing about to finish her cooking before the guest arrived, my mother dashed her fingers. मतलब तेजी से काम करते हुए कुकिंग का, इससे पहले कि मेहमान आ जाए, तो मेरी अम्मी ने डैश बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब प्रेजेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पास्ट ही लगेगा, तो क्या लगेगा? बर्नट होगा ना, बर्नट हर फिंगर्स। ठीक है, पास्ट आ गया ना, पास्ट के साथ पास्ट ही आएगा, प्रेजेंट तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बर्न जला दिया, कुछ भी नहीं है, ये स्पेलिंग आगे पीछे कर दिया, मतलब कुछ बनाना था तो उन्होंने ये बना दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। 58 है, इलेक्ट्रिसिटी इज टाइप्ड इनटू 2 कंपोनेंट्स डैश एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव।
मतलब बिजली जो है ना वो दो कंपोनेंट्स में टूटी होती है, जिसमें से एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव कहा जाता है या समझा जाता है। डेजिग्नेटेड, कन्फ्यूज, एक्यूमुलेटेड, डेजिग्नेटेड थॉट, यस बिल्कुल से। डेजिग्नेटेड एज मतलब उसको डिज़ाइन डेजिग्नेट किया जाता है, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, मतलब उसको समझा जाता है या उसको बताया जाता है, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव। जैसे डीसी करंट में होता है ना प्लस माइनस, एनोड कैथोड, उसकी बात करें। 59 ड्यूरिंग अ स्कूल इंस्पेक्टर विजिट द चिल्ड्रन आर टू बिहेव इन डैश मैनर। जब स्कूल इंस्पेक्टर विजिट पर आता है तो बच्चों को डैश मैनर पर बिहेव करना होता है। देखो एग्रेवेटेड नहीं हो सकता, एग्रेवेटेड मतलब तो जोशीले हालत में या गुस्सीले फॉर्म में, तो ये नहीं। एग्जेजरेटेड भी नहीं हो सकता, एग्जेजरेटेड बढ़ा चढ़ा कर, एग्जेजरेटेड भी नहीं हो सकता। एक्सेप्टेबल मैनर और एक्सपेक्टेड मैनर, ये एक्सेप्टेबल मैनर। एक्सपेक्टेड तो मतलब जिसकी उम्मीद की जाए, तो उम्मीद तो वो भी कर सकता है कि यहाँ मतलब बच्चे गलत तरह से बिहेव करें, तो एक्सेप्टेबल मैनर जो काबिल कबूल हो। एक्सपेक्टेड नहीं हो सकता, तो एक्सपेक्टेड में तो फिर नेगेटिव आ जाएगा ना फिर उसके ऊपर। इंस्पेक्टर तो यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हर तरफ मतलब ख़राब चीज़ हो रही होगी, मतलब बेहंगाम अफरा तफरी मची होगी, तो बच्चों को बिहेव ऐसा नहीं करना चाहिए एक्सपेक्टेड में, बल्कि एक्सेप्टेबल मैनर में करना चाहिए। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल है। 60 वेल वी आर ऑल डैश द ओपिनियंस ऑफ द टीचर ऑन दिस मैटर। यस बिल्कुल, हम सब साथ हैं टीचर के ओपिनियंस के। 61 स्टूडेंट्स वर शॉक्ड व्हेन दे हैड टू कीप देयर डैश लगेज इन द आउट हाउस। तालिब इल्मों को झटका लगा जब उन्होंने ये सुना कि उनको अपना डैश लगेज मतलब इजाफी लगेज जो है वो आउट हाउस में रखना पड़ेगा, मतलब वो कमरे में अपने नहीं ला सकें। देखो एक्स से ए वाला एक्सेस तो नहीं हो, ये तो रसाई हासिल करना। हाँ अब बताओ, एक्सेस एक्स्ट्रा ओवर लगेज नहीं हो सकता। चलो एक और बता दिया आपको, बी या सी हो गया किरण, बी या सी? क्या फ़र्क है एक्सेस और एक्स्ट्रा में? एक्स ज़्यादा लगेज काउंटेबल होता है तो एक्स्ट्रा होता है। लगेज काउंटेबल नहीं होता, लगेज अनकाउंटेबल होता है। 2 लगेज बोलता है, आई हैव 2 लगेजेस विथ मी। बैग काउंटेबल, लगेज कहाँ से काउंटेबल है? लगेज अनकाउंटेबल है, तभी एक्सेस हो गया, एक्स्ट्रा नहीं होगा। एक्सेस लगेज होता है, इजाफी लगेज, ठीक है। ओके 62 है सारा गॉट गुड ग्रेड्स डैश शी वॉज वर्किंग इन द इवनिंग। हाँ इवन दो, अगरचे सारा ने अच्छे ग्रेड हासिल किए, अगरचे वो शाम के वक्त काम कर रही थी। सही, बिकॉज तो नहीं हो सकता ना भाई, मतलब बिकॉज उसकी वजह से ऋणी ना हुआ, तो अगरचे मतलब इवन दो मतलब बावजूद उसके कि वो सारा जो है वो शाम के वक्त काम कर रही थी, इसके बावजूद उसने अच्छे नंबर हासिल किए। ठीक है, तो ये इवन दो करेक्ट होगा, समझ गए। नेक्स्ट देखिए 65 द फिंगरप्रिंट्स ऑफ वन पर्सन आर डैश। एक शख्स के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उंगलियों के निशानात होते हैं, वो दूसरों से अलग होते हैं। देखो एक जैसा है, एक जैसे सारे, सब एक जैसे हैं। देखो जरा तुक्का, डिफर फ्रॉम अदर्स। आर डिफर तो नहीं हो सकता है ना भाई, आर आ गया तो डिफर तो नहीं हो, ये तो चलो सही। देखते हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, आर डिफरेंट टू ईच अदर। नहीं, डी भी नहीं हो सकता, बी और सी बचा। दोज ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड है ना, जरूरत नहीं थी उसकी। हाँ लगा दे, क्यों लगा दे? नहीं तो उसको और शॉर्ट करना है ना, मतलब मैंने बताया डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। एक मिनट,
ऑप्शन फिर क्या हो सकता? डिफरेंट टू ईच अदर, क्योंकि दो चीज़ें नहीं है ना कि ईच अदर कहेंगे, यहाँ तो हर इंसान से कंपेयर कर रहे हैं। ईच अदर कहते हैं दो चीज़ों लोगों के लिए। डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। बी ऑप्शन बी या डी, बी या सी? अरे अदर तो सब मिल जाएंगे, ये पर्सन की बात। अच्छा, एक मैं जुमला यहाँ पर देखता हूँ, फिर समझते हैं उसको। जैसे कि योर पेन इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। देखो ये जो है ना, इंग्लिश में दिस सेंटेंस इज नॉट अप्रोप्रिएट, ये सही जुमला नहीं है। योर पेन इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, तुम्हारी कलम मुझसे अलग है, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारी कलम जो है ना वो मुझसे जो है ना वो मुख्तलिफ है। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पेन से मुख्तलिफ है, तो इसका होना चाहिए था फ्रॉम माई पेन। योर पेन इज डिफरेंट फ्रॉम माई पेन, ये सही है। मतलब अगरचे सुनने में क्या सही लग रहा है कि डिफरेंट फ्रॉम माइन, मुझसे अलग है। उर्दू में हम ऐसा बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में ऐसे अलाउ नहीं होता बोलना। इसका मतलब उसको सेंस ये बनता है कि तुम्हारा कलम जो है ना वो मुझसे अलग है, लेकिन कहना है मेरे कलम से अलग है, तो माई पेन होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स लिखेंगे ना, तो वो शख्सों के लिहाज से आ जाएगा, केवल दूसरे शख्सों से अलग है, लेकिन दूसरे शख्सों के फिंगरप्रिंट से अलग है ना, तो यू आर सेइंग राइट। तो ये हो जाएगा, ये सी ऑप्शन ही करेक्ट है, डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वरना ये ना फिर सेंस क्लियर नहीं करेगा जुमले की तरह। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स का मतलब यही हो गया कि फिंगरप्रिंट की बात नहीं, लोगों की बात कर रहे हैं। एक शख्स दूसरे शख्स से अलग है, असल में एक शख्स के फिंगरप्रिंट दूसरे शख्स के फिंगरप्रिंट से अलग है, ये कहना था। सही है, तो ये थोड़ा सा ये भी कॉमन सेंस वाला MCQs था। 54 देखते हैं। द ऑडियंस डैश द स्पीकर विद अ थंडरस अपलॉज। बिल्कुल सी, ग्रीटेड, इस्तकबाल किया। 65 द फैमिली डिड नॉट वांट टू डैश द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय पुलिस अबाउट देयर सन्स मर्डर। फैमिली नहीं चाहती थी डैश करना उस एविडेंस को जो एक पुलिस ने पेश किया था अबाउट देयर सन्स मर्डर, उनके बेटे के मर्डर के बारे में। यस, एक्सेप्ट द एविडेंस, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेल। कॉमन सेंस है बेटा, एक्सेप्ट कैसे हो सकता है? एक्सेप्ट अजीब ही हो जाएगा, एक्सपेल होगा। तो पढ़ो तो सही जुमला तो पढ़ो तुम लोग, क्या उर्दू में तो समझो उसको क्या लिखा हुआ है। फैमिली नहीं चाहती थी कि वो एक्सपेल करे, निकाल दे बाहर उस एविडेंस को जो पुलिस ने प्रोड्यूस किया था उनके बेटे के मर्डर के बारे में। तो जाहिर सी बात, मिलता ही मुश्किल तो उसको जाहिर सी बात उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इसको एक्सपेल नहीं करेंगे। सही है ना भाई? वैसे तो ग्रामेटिकली दोनों सही है, सेंस के लिहाज से, जुमले के लिहाज से ये सही है, वरना एक्सेप्ट भी सही, किसी मामले में एक्सेप्ट भी हो सकता है। जैसे द जज डिड नॉट एक्सेप्ट द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द पुलिस, ये हो सकता है जुमला सही। लेकिन यहाँ तो फैमिली की बात करें तो वो एक्सपेल नहीं करना चाहेंगे। एक्सपेल मतलब बाहर निकालना, बाहर करना। सही है, हमारी बात की नहीं आ रही, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है सवाल में। नेक्स्ट 66 है, दिस स्पिनच ऑमलेट, मतलब पालक का ऑमलेट। ये कौन सा ऑमलेट होता है? विच वॉज मेड फॉर डैश, वो पॉपॉय द सेलर मैन खाता होगा। विच वॉज मेड फॉर डैश ब्रेकफास्ट हैज़ द वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन्स नीडेड फॉर अ हेल्दी डाइट। फॉर अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, न्यूट्रिशियस ग़िज़ाइयत से भरपूर। डिलीशियस कहाँ से? पालक का ऑमलेट कौन सा डिलीशियस होगा? अजीब ही हो गया। ओके, उसके 67, आई कैन नॉट डैश द प्राइस ऑफ अ टिकट सो आई कैन नॉट सी द मूवी। एफोर्ड, बिल्कुल मैं नहीं अफोर्ड कर सकता प्राइस ऑफ अ टिकट सो आई कैन नॉट सी द मूवी। सही है। 68, जार्ड प्लेस द प्लांट डैश द अदर टू प्लांट्स। पानी ले आइएगा, पानी ले आइएगा। हाँ बेटा बोलिए। जार्ड ने प्लेस किया प्लांट को डैश द अदर टू प्लांट्स। हाँ,
बिटवीन द अदर टू प्लांट्स होगा ना, बिल्कुल सर, बिटवीन होगा ना, सेंस तो ये बन रहा। सम स्नैक्स आर वेरी डैश सो यू शुड टेक कॉशन इफ यू सी वन। Dangerous. बिल्कुल सही, डेंजरस। 70 although the message was meant to be dash I don't mind if you tell it to your friends। अगरचे जो पैगाम था उसको वो डैश था, लेकिन मैं नहीं माइंड करूँगा अगर तुम उसको अपने दोस्तों को बताओगे। यस, उसको अगरचे वो सीक्रेट था लेकिन फिर मैं नहीं माइंड करूँगा अगर आप उसको अपने दोस्तों को बताओगे। ठीक है, शुक्रिया।